हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो सेकेंड लास्ट सेक्शन था पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसको हम लोग पिछले वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और उसका लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे जो जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन है। उसको हम लोग डिस्कस करके पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट जो सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो लास्ट हमारा सेक्शन है कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इसको हम लोग आज के इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है इकोलॉजिकल इश्यूज, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इकोलॉजिकल इश्यूज में हम लोग स्पेशली यहाँ पे इंडिया के जो इकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे इकोलॉजी का मतलब क्या है इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ में आपको पता होगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट भी है और यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो इन फिजिकल इन्वायरमेंट का वेव, बायोलॉजिकल सिस्टम का वेव, इन दोनों का रिलेशन का स्टडी करना हमारी इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देख सकते हो डिफरेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड वेव या एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम द्वारा कनेक्टेड होते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से यहाँ पे इंटर रिलेशन, यानी दोनों में बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है फिजिकल इन्वायरमेंट और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इन सब रिलेशन को हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ऑर्गेनिज्म हमारा ह्यूमन है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म हमारा ह्यूमन है। अब ह्यूमन यहाँ पे आप बोल सकते हो ह्यूमन और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ अलग हमारा रिलेशन होता है अदर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, क्योंकि ह्यूमन के पास ब्रेन होता है। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग मतलब अर्लियर मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो ह्यूमन और जो फिजिकल या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशन था वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, इन जनरली नेचर द्वारा डिफाइन होता था। तभी तो हम लोग डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच थी उसमें हम लोग स्टडी किए हुए थे कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है वो नेचर द्वारा डिफाइन होती है और सारे जो नेचर क्या करता है सबको कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, इनोवेशन हुआ, तो जो ह्यूमन और जो फिजिकल इन्वायरमेंट या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इन्वायरमेंट में जो रिलेशन था वो यहाँ पे चेंज होने लगा। और पहले जो नेचर यहाँ पे गवर्न करती थी ज़्यादातर, और नेचर डिसाइड करती थी ह्यूमन के एक्शन क्या होगा, ह्यूमन के फूड क्या होगा, ह्यूमन के हैबिट क्या होगा, ह्यूमन का क्लोथ क्या होगा, हम लोग डिटर्मिनिज्म अप्रोच में पढ़े हुए थे। वो चेंज होकर यहाँ पे क्या हुआ हो गया, अब ह्यूमन यहाँ डिसाइड कर रहा है कि यहाँ की फिजिकल इन्वायरमेंट कैसी होंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे हिल होगा कि नहीं, यहाँ पे प्लेन होगा कि नहीं, प्लेन एरिया को हिल एरिया में भी ह्यूमन कन्वर्ट कर सकता है, हिल एरिया को प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर सकता है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे जीन की एडिटिंग भी ह्यूमन कर लेता है, अलग तरह से ऑर्गेनिज्म के भी क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो गई। अब यहाँ पे नेचर से भी ज़्यादा यहाँ पे लघु में सुपीरियर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होने लगी है। तो इन सब चीज़ों से अब क्या हो रही है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और नेचर में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे इकोलॉजिकल इशूज क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इकोलॉजिकल इशूज क्रिएट हो गए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ द्वारा कौन कौन से यहाँ पे इकोलॉजिकल इशूज क्रिएट हो गए हैं। दोस्तों, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पे अदर जो फैक्टर्स है वो हमारी है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पहले पॉपुलेशन कम थी, अब क्या है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो भी हमारे लिमिटेड है। तो रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो पॉपुलेशन की जो नीड्स है, नीड्स देखो सब कुछ जो हमारी नीड्स की ज़रूरत पड़ती है सब कुछ हम नेचर से हम डिराइव करते हैं, चाहे हमारा क्लोथ हो, चाहे हमारा फूड हो, चाहे शेल्टर हो, फर्नीचर हो, बुक्स हो, कुछ भी आप सराउंडिंग देख रहे होंगे, सब कुछ हम नेचर से हम डिराइव करते हैं। अब देखो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेंगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, और जब यूजेज बढ़ेगा, यूजेज के साथ साथ यहाँ पे जब यूज करके उसको
पॉल्यूशन भी बढ़ेंगी। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ेंगी तो यहाँ पे जो हमारे नेचर है, नेचर रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी और डिमांड बढ़ने से यहाँ पे रिसोर्स का डिप्लीशन होने लगेगा। तो इस सारे बहुत सारे यहाँ पे इकोलॉजिकल इशूज यहाँ पे क्रिएट होने लगती है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और उसके ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ से। तो दोस्तों इकोलॉजिकल जो इशूज है उसको हम लोग यहाँ पे जो कैटेगरीज कर सकते हैं, कौन कौन सी इकोलॉजिकल इशूज क्रिएट होते हैं, उसमें आप देख सकते हो मेजर यहाँ पे 5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं इकोलॉजिकल इशूज का। पहला हमारी है रिसोर्स डिप्लीशन इकोलॉजिकल इशूज, दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग, चौथा यहाँ पे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और चौथा यहाँ पे नेचर एंड मैन मेड इन्वायरमेंट डिजास्टर। तो 5 कैटेगरी में हम इकोलॉजिकल इशूज को कैटेगराइज कर सकते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते। अब देखो रिसोर्स डिप्लीशन में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है, जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम हो गए, कोल हो गए, सब रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है ये हमारे डिप्लीट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका हम यूज कर रहे हैं और अलग अलग इसका डेटा है कि कितने साल में हम डिप्लीट हो जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन है कि जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं जिसको यहाँ पे नेचर रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसका डिप्लीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है और साथ साथ इसके कंजम्पशन से हमारे पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे इसके अलावा देख सकते हो कि रिसोर्सेज तो है ही, जो मिनरल रिसोर्सेज है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी हमारी एक रिसोर्सेज है जो जनरली रीजनरेट नहीं होती है। ग्राउंड वाटर में एक्वाफर जो होता है ग्राउंड में, उसको रिचार्ज करने में, उसको भरने में हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्ट करने, जो हज़ारों साल से यहाँ पे जो एक्वाफर में जमा हुआ था ग्राउंड वाटर, उसको निकालने में यहाँ पे मान लो सालों में इसको ख़त्म किया जा रहा है, कर दिया जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे इसकी रिचार्जिंग कम हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे वाटर भी डिप्लीट कर रही है, अदर रिसोर्सेज भी डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट भी डिप्लीट हो रही है, सब कुछ यहाँ पे डिप्लीशन आपको देखने मिल रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एडवांसमेंट हो रहा है। तो पहला हमारा इशूज है रिसोर्स का डिप्लीशन और बायोलॉजिकल यहाँ पे लॉसेस भी हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसोर्स डिप्लीशन में आप देख सकते हो कि जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारी जो टॉप सॉइल, जो हमारी एक तरह से हमारी जो टॉप सॉइल है वो बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हज़ारों साल से बनी हुई है, लेकिन टॉप सॉइल को डिस्ट्रॉय होने में बहुत ही कम समय लग रहा है इरोजन के चलते या ब्रिक्स की प्रोडक्शन है उसके चलते यहाँ पे इरोजन हो रही है, टॉप सॉइल का यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है। तो हमारे मिनरल्स का भी डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का भी डिप्लीशन हो रहा है, टॉप सॉइल है उसका भी डिप्लीशन हो रहा है और हम जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट की लैंड है, ग्रास लैंड है, वेटलैंड है, उसके चलते बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी जो रिसोर्सेज है उनकी भी लॉस हो रही है। तो आप देख सकते हो कि सारे रिसोर्सेज के यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है, नेचर उतनी ज़्यादा रीजनरेट नहीं कर पा रही है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है इकोलॉजिकल इशूज में, रिसोर्स का डिप्लीशन। अब दूसरी यहाँ पे इशूज है दोस्तों पॉल्यूशन। अब देखो रिसोर्स जब हम यूज करते हैं, चाहे मान लो बुक्स हो गए या कुछ भी हो गए, प्लास्टिक का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद इसको नेचर में छोड़ देते हैं, नेचुरली छोड़ देते हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अब नेचर इसको क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको डिग्रेडेशन करने में, जैसे प्लास्टिक का हज़ारों साल लग जाएंगे और यहाँ पे मान लो आयरन स्टील है उसको थोड़ा कम लगेंगे, कागज़ है उसको और कम लगेंगे, कपड़े का थोड़ा कम लगेंगे, तो इसको डिग्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, मान लो वेस्ट बढ़ती जा रही है, एयर पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और उसको रीजनरेट करने में, फिर से सुधारने में नेचर को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके चलते यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमारी हो रही हैं। जैसे एयर पोल्यूशन से आप जैसे मेजर सिटी में एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके चलते रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, इलनेस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारा डेथ भी हो रही है। और वाटर पोल्यूशन में आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ के डिस्चार्ज जो हैं और जो अभी हम ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज कर रहे हैं, तो रन ऑफ से जो वाटर बॉडीज में आती है उसके चलते भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन के अंदर नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, तो सारे ये पोल्यूशन हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके चलते भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी दूसरी जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम इकोलॉजिकल इशू, जो हमारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसको दोस्तों पोल्यूशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि सिलेबस में मेंशन है पोल्यूशन, तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे इतना ही देख लेते हैं।
फिर दोस्तों इकोलॉजिकल इशू में तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग चलते यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि टेम्परेचर हमारी एटमॉस्फेयर की बढ़ रही है, अर्थ की टेम्परेचर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये इंडस्ट्रीज़ के द्वारा या एग्रीकल्चर करने से, यहाँ पे पैडी की कल्टिवेशन करने से मीथेन गैस का इमिशन होता है। तो उसके चलते यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोजिशन है वो बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है कि जो हमारी इंसुलेशन है, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है उसको ट्रैप करती है। अब हीट को ट्रैप करेगी तो हमारी क्या होंगी, जो एटमॉस्फेयर होगा हीट होगा, और उसके चलते हमारी टेम्परेचर है अर्थ की बढ़ रही है। अब टेम्परेचर अर्थ की बढ़ रही है, या इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया में स्पेशली आप देखोगे मानसून का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो रहा है, कहीं पे फ्लड, कहीं पे ड्रॉट ये हो रही हैं, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। कुछ जगह पे यहाँ पे जो मानसून की जो रेन है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, कुछ जगह पे कम होती जा रही है। तो फ्लड और ड्रॉट दोनों ही सिचुएशन हमारी ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है, ये हमारी इकोलॉजिकल इशूज है। इसके अलावा दोस्तों जो पोलर लेवल की जो ग्लेशियर की आइस है वो भी हमारे मेल्ट कर रही है, उसके चलते सी लेवल राइज कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जो कोस्टल रीजन है, मुंबई, चेन्नई, ये सारी जो रीजन है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगी। सी लेवल राइज होने से बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो डिप्लीट कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उसकी लार्ज एरिया, लगभग पूरा ही एरिया यहाँ पे सी राइज के चलते, सी लेवल राइज के चलते हमारा सबमर्ज हो जाएगा। इसके चलते दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हिमालयन रीजन में जो हमारी ग्लेशियर है, जो हमारे बहुत सारे जो रिवर का ओरिजिन है ग्लेशियर के पिघलने से, जो नदर्न रिवर हैं उसकी भी वाटर यहाँ पे जो पानी है गर्मी के दिनों में ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसके चलते यहाँ पे ड्रॉट जैसे सिचुएशन हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सारी बहुत सारे यहाँ पे इकोलॉजिकल इशूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। और इसके इम्प्लीकेशन आप देख सकते हो, बहुत सारे माइग्रेशन होंगी, सोशल टेंशन होंगे, और यहाँ पे डेवलपमेंट, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन बहुत सारे हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हमारी जब होगी तो। दोस्तों हमारी तीसरी जो प्रॉब्लम है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि हम जीन स्प्लाइसिंग भी कर लेते हैं। उसके चलते साइंस क्या करता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके और उसको बहुत सारे नए फीचर्स इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे GM क्रॉप की बात करेंगे, GM सीड्स की बात करेंगे, कॉटन की, तो कॉटन में GM सीड्स में क्या होता है, दूसरे स्पीसीज के जीन को यहाँ पे इंपोर्ट करके एक रेसिस्टेंट पैदा कर रहा है, जो बॉल वॉर्म जो हमारी कीड़े हैं उसको, उस कीड़े का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी सीड है, कॉटन सीड जो कॉटन की फसल है उसके। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उसके चलते नए वैरायटी के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं ह्यूमन के भी जिन की एडिटिंग की जा रही है। तो इन सब के चलते इनका इम्प्लीकेशन अभी भी नॉन नहीं है कि क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, क्या इन नेचर के अगेंस्ट में, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं है। फिर भी हम जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारी एक अलग ही हमारी इकोलॉजिकल इशूज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जीन एडिटिंग करके यहाँ पे जो सीड है स्टेराइल सीड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके चलते क्या हो रही है, फार्मर को हर साल परचेज करना पड़ रहा है अलग अलग जो सीड होती है। इसके चलते फार्मर की स्ट्रेस भी बढ़ रही है और यहाँ पे उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। दोस्तों लास्ट हमारी इकोलॉजिकल जो इशूज है वो हमारी है नेचुरल एंड मैन मेड इकोनॉमिक डिजास्टर। क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज के चलते बहुत सारे जो डिजास्टर हैं, चाहे मैन मेड हो या यहाँ पे नेचुरल हो, वो भी हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे मैन मेड में डिजास्टर में आप देख सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और ड्रॉट भी हमारी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चलते हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारी मेन मेड हमारी डिजास्टर है। फ्लड भी हो रहे हैं। फ्लड देखो, फ्लड कैसे होते हैं, मान लो एक रिवर है, रिवर के अपर जो पार्ट है वो जनरली हिली एरिया से निकल के रिवर निकलती है। अब हिली एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होंगी, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा, माइनिंग होंगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, अदर एक्टिविटीज़ होंगी। तो यहाँ पे क्या होंगे कि जो इरोजन है हिल एरिया का बढ़ जाएगा। अब हिल एरिया की इरोजन जब बढ़ेगा तो सारा जो सिल्टिंग है रिवर में चली जाएगी, और रिवर में जाते हुए यहाँ पे लोअर जो पार्ट है वहाँ पे जाकर डिपॉजिट कर देगी, और यहाँ पे जो लेक होंगे वो हमारा ओवरफ्लो होने लगेंगे, और भी जो वहाँ पे फ्लड प्लेन था वो भी हमारा भर जाएगा सिल्ट से। तो क्या होंगे, ओवरफ्लो होने लगेंगे, जिसके चलते फ्लड प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो ये भी एक ह्यूमन मेड ही एक डिजास्टर है फ्लड। लैंडस्लाइड भी हमारे ह्यूमन मेड डिजास्टर है, क्योंकि आप हिल एरिया में साइंटिफिक या अदर वे में आप यदि वहाँ पे सस्टेनेबल वे में
डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं नॉन सस्टेनेबल वे में, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारी इकोलॉजिकल इशूज अलग भी हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट जो डिजास्टर है वो भी हमारी बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे साइक्लोन जो हो रहा है वो भी एक मैन मेड डिजास्टर ही तरह है, क्योंकि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही है तो हीट आइलैंड क्रिएट हो रहे हैं। हीट आइलैंड जब क्रिएट हो रहे हैं तो जो ह्यूमन से जो ओशियन से साइक्लोन जो जनरेट होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हीट आइलैंड की तरफ। तो हमारी साइक्लोन अदर जो एक्टिविटीज है, जो डिजास्टर है, वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है ह्यूमन की एक्टिविटीज चलते हैं, और ये सारे इकोलॉजिकल इशूज हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कि इन्वायरमेंट जो इशूज है या इकोलॉजिकल जो इशूज है, देखो इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इशूज दोनों ही लघु में सेम है। तो इन्वायरमेंट इशूज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट अवेयरनेस यहाँ पे है, इन्वायरमेंट एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है मेंशन है सिलेबस में, इन्वायरमेंट अवेयरनेस या इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रिसाइकलिंग जो प्रैक्टिस है वो भी करना ज़रूरी है। प्लास्टिक का कम से कम यूज करना, नो सिंगल यूज प्लास्टिक करना, और सबसे मेन बात यहाँ पे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना, ठीक है, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ओवर पॉपुलेशन नहीं रहना, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना, ये सारी एक्टिविटीज़ है। इसके चलते हम इन्वायरमेंट को इशूज़ को थोड़ा हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमारे दोस्तों इन्वायरमेंट इशू को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी इकोलॉजिकल इशूज है, इन्वायरमेंट इशू है, इसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।